हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 2, जो आपको माह अक्टूबर के लिए दिया गया है। उसके संबंध में आज हम क्लास ट्वेल्व फिजिक्स की बात करेंगे। तो क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक फिजिक्स का असाइनमेंट नहीं बना पाए हैं या बनाने की सोच रहे हैं या उसके क्वेश्चन जो है आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो फिजिक्स या भौतिक शास्त्र या भौतिकी का ये जो असाइनमेंट नंबर 2 आपको मिला है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, उसका हम संपूर्ण यहाँ पे हल करने वाले हैं। आपको समझाने वाले हैं ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हो, किस तरह से आप लिख सकते हो, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि आपको सारे क्वेश्चन के जवाब चाहिए, कैसे आंसर लिखना है, ये पूरी तरह से आपको स्पष्टता चाहिए, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। ओके, सभी स्टूडेंट और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि मैं सारे अपने प्यारे स्टूडेंट का हेल्प कर सकूं और उनको थोड़ा बिल्कुल एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं कि कैसे आप जो है असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चन को टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे और कैसे आप जो है प्रॉपर तरीके से आंसर लिख पाओगे। तो इसके पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यह वीडियो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को समर्पित है और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन जो यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं तो किस तरह से आप जो है टैकल करेंगे, उसको कैसे आंसर लिखेंगे, किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखा जाएगा, वो पूरा मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स, सभी प्यारे साथियों, अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो देखो हमारे 2 चैनल है यहाँ पे, एक है शिक्षा संगवारी और दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा सूत्र। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों में आपको स्टडी रिलेटेड बेनिफिशियल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बिना देरी किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स में भौतिक शास्त्र में दिया हुआ है आपके असाइनमेंट नंबर 2 में कि ओम का नियम क्या है, इस नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध गुणांक नियत है जिसका मान 0.4 × 10⁻² प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है, ये सभी जानते हो ओम का नियम, और इसकी जो सीमाएं लिखनी है। तो ओम का नियम जो है वैज्ञानिक ओम ने जो है इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का वैज्ञानिक ओम ने किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उस पर लगाए गए विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसे हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है ये भी देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना किया जाए या परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ओम का नियम यहाँ तक लिखना है और ये नियम सभी जानते हो। अब देखो यदि किसी चालक का विभवांतर अगर v है, चालक का विभवांतर यदि v कर दिया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा जो है I हो जाती है। इन केस चालक का विभवांतर v है और बहने वाली धारा उसमें क्या है, I है। तो ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है प्रवाहित धारा के, या धारा जो है अनुक्रमानुपाती होता है विभवांतर के। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं R। तो v बराबर क्या हो जाएगा RI, जहाँ R जो है ओम नियतांक है। ठीक है, या कांस्टेंट ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हो इसे, और जिसे हम लोग एक स्पेशल नाम प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। इसे R का जो नाम है वो प्रतिरोध भी कहा जाता है। इस नियम की 2 सीमाएं हैं, 2 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। यह नियम तभी लागू होता है जब चालक का ताप जो है नियत रहे,
सबसे पहला कंडीशन। दूसरा जो है चालक में कोई विकृति उत्पन्न ना हो, इसकी लंबाई चौड़ाई आदि में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फर्स्ट का अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा, किस तरह से आंसर लिखना है प्रॉपर तरीके से, ये भी पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो ओम के नियम की सीमाएं तक हम लोगों ने कर लिया। 2 सीमाएं लिखनी थी, दोनों सीमाएं लिख दिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया, वापस चलते हैं। देखो फर्स्ट का बा को देखो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो सबसे पहले एक ताप दिया है T1, इसको ले लेंगे T1, और एक क्या दिया, प्रतिरोध दिया है, इसको R1 ले लेंगे। वह ताप ज्ञात कीजिए। तो सेकंड ताप हमको T2 क्या करना है, ज्ञात करना है इस प्रश्न में। जबकि हमारे पास दूसरा ओम भी दिया है, R2 का मान कितना दिया है, 3x। ठीक, इसके साथ साथ प्रतिरोध गुणांक का मान अगर हमको दिया है, प्रतिरोध गुणांक जिसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं, अल्फा से, इसका मान दे दिया है कितना, ये 0.4 गुणा 10⁻2 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखो इसको समझने के लिए हम चलते हैं। और एक सबसे पहली बात तो जो गिवन डेटा है उसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, देखो गिवन डेटा जो हमारे पास है वो है T1 का मान कितना है, T1 जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। R1 का मान x ओम है, R2 का मान 3x ओम हो जाता है। और T2 हमको ज्ञात करना होता है, यही तापमान हमको ज्ञात करना है। जबकि अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा जो क्या कहा गया है, या यहाँ प्रतिरोध गुणांक कहा गया, प्रतिरोध गुणांक अल्फ़ा का जो मान है 0.4 गुणा 10⁻2 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गया। तो यहाँ पे एक सूत्र जो है यूज़ होता है, वो सूत्र है R2 = R1 × 1 + अल्फ़ा × T2 - T1। ये सूत्र अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको क्या करना है, इस सूत्र का उपयोग करना है और उस अंक की प्रश्न को आसानी से हल कर लेना है। R2 का मान हमको पता है, R2 दिया हुआ है 3x। ठीक है, R1 का मान है x। ठीक, बाकी जो 1 प्लस यहाँ पे अल्फ़ा का मान ये दिया हुआ है 0.4 गुणा 10⁻2। T2 माइनस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि T1 का मान 0 है। ठीक, अब आसानी से इसको हल करते हैं। देखो इधर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा कैंसिल, x दोनों पक्षों में था, कैंसिल हो गया। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 = 1 + 0.4 × 10⁻², हो जाएगा। और T2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻² × T2। ठीक, ये पद समझ आ गया सभी लोगों को। ठीक, ये कैसे आए ये समीकरण। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक को पक्षांतर कर देते हैं, एक पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 ये हो जाएगा 2। और हमारे पास बच जाएगा 2 = 0.4 × 10⁻² × T2। T2 का मान निकालना था तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, इधर पक्षांतर कर देंगे 0.4 को, 0.4 इस पद को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो 10⁻2 को ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा 10⁻2। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास 2 था, अगर मैं इसको 20 कर दूं और नीचे 0.4 था उसको क्या कर दूं, 4 कर दूं। अर्थात मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर दिया। 10 का गुणा करते ही ये जो 0.4 था हो गया क्या 4, और ऊपर 10 का गुणा करा तो 10 दूनी हो गया 20। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको आसानी से भाग दे सकते हैं हम लोग। तो 4 × 5 = 20 होता है, तो 5 × 10⁻2 आ रहा है, 10⁻2 मतलब 100 होता है। तो ये हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा हमारा T2 का मान। क्लियर, तो यहाँ तक बात समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन यदि बोर्ड में आते हैं तो भी आपको बनाना अब आ जाना चाहिए। क्लियर, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या दिया हुआ है देखते हैं, और 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो बिल्कुल डोंट वरी, लास्ट तक जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा पूरा आंसर, सीक्वेंस वाइज पूरा आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे ये शो कर रहा है। देखो, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो किरचॉफ के नियम को सबसे पहले लिखना है। किरचॉफ वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या किया था, जटिल से जटिल विद्युत परिपथ के अध्ययन हेतु एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के प्रतिपादन किया था जो वास्तव में क्या है, ओम के नियम का विस्तार है। ओम के नियम का विस्तार रूप है ये जो किरचॉफ का नियम है, क्या है, ओम के नियम का विस्तार ही है। इन्होंने 2 नियम दिया था। फर्स्ट नियम देखते हैं, प्रथम नियम के हिसाब से देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ये है क्या, संधि स्थल पर जितनी धाराएं आ रही है या जा रही है उन सभी का अगर हम बीजगणितीय योग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग समेशन ऑफ आई या सिग्मा आई = कितना आएगा, 0 आएगा सभी का बीजगणितीय योग करने पर। अब देखो जो भी धाराएं संधि की ओर आ रही है उसको अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, जो बाहर की ओर निकल रही है उसको क्या ले लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तब कुछ इस तरह से होगा। ये I1 + I5 - I2 + I3
प्लस I4। तो पूरा इस तरह से हम लोग लिखेंगे और ये सब का योग क्या होगा, बराबर होगा शून्य के, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो I1 प्लस I5 प्लस I3 प्लस I4, ये I2 जो था उसको उधर पक्षांतर कर दिया, तो ये जो ऋणात्मक था उधर जाके धनात्मक हो गया। कुल मिला के आपके पास ये बात समझ आ गया। और यह जो नियम है, जो किरचॉफ का नियम मैं यहाँ पे बताया हूँ, किरचॉफ का नियम जो है आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। किस नियम के अनुकूल होता है, आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये किरचॉफ का नियम था, पहला नियम। दो नियम दिया था वैज्ञानिक किरचॉफ ने, दोनों नियम को देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप इसको नोट भी कर सकते हो, अच्छे से समझ भी गए हो तो अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप इसको नोट भी कर सकते हो, बना भी सकते हो इस क्वेश्चन को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी हम ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय नियम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात देखो समझो, अगर हमारे पास कोई एक बंद परिपथ है जिसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है सपोज, और यहाँ पे कोई क्या है, एक सेल लगा हुआ है, कह सकते हैं इस तरह से, एक सेल क्या है, ई मान लो। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, इसमें बहने वाली धारा आई है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। और यहाँ पे प्रतिरोध लोग जो लगा है वो है क्या, आर। तो क्या कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार अगर कोई भी बंद जाल है, देखो ये बंद जाल दिख रहा है, तो यहाँ जो है आपको क्या मिलेगा, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का अगर आप गुणा करके जोड़ते हो, अगर इसमें और भी प्रतिरोध रहते हैं और भी धारा बहती है, तो आपको क्या करना है, उनको जोड़ना है, उनका योग निकालना है टोटल। तो ठीक है, तो संगत प्रतिरोध के साथ जो बहने वाली धारा है उसका गुणा करो, मतलब I इंटू आर का गुणा करो और जोड़ दो। तो समेसन लगा दिया, सिग्मा आई आर बराबर होगा किसके, तो बराबर ये होता है किसके, उस जो बंद जाल में जितना भी उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल है उसके बीजगणितीय योग के। तो यहाँ पे देखो इस चित्र में एक ही विद्युत वाहक बल ई है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, ऐसा लिख दिया कुल विद्युत वाहक बल। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो इसको समेसन लिख दिया। इस प्रकार क्या हो जाएगा, समेशन या सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये है क्या, द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का दोनों नियम आप लोगों को समझ आ गया होगा। यह जो नियम है पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ये बात क्लियर हुआ, चलो यहाँ तक समझ आ गया ना सभी लोगों को। अब देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अच्छे समझते हैं, व्हीटस्टोन सेतु आखिर है क्या। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन सेतु में क्या किया गया कि चार प्रतिरोधों को पी क्यू आर और एस को, ठीक है, क्या किया, ध्यान से लिखना, चार प्रतिरोध हम लोगों ने लिया। चार प्रतिरोध कौन कौन सा, पी क्यू आर तथा एस को, चार प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस को चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं के मध्य जोड़ा गया है। उसके एक विकर्ण AC के मध्य सेल E तथा कुंजी K1 तथा दूसरे विकर्ण BD के मध्य धारामापी G व कुंजी K2 जोड़ा गया है। इस पूरी व्यवस्था को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, एक देखो चित्र समझते हैं। पहली बात तो एक हम लोग चतुर्भुज बना लिए, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है और इसी चतुर्भुज में चार प्रतिरोध को लगा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, यहाँ पे हो गया R और यहाँ पे हो गया S। ठीक है, मान लेते हैं AB क्या है, ये देखो ABCD, ये क्या है, ABCD एक चतुर्भुज दिख रहा है। यहाँ पे चार प्रतिरोध, कौन कौन से प्रतिरोध लगे हैं, PQRS को यहाँ पे लगा दिया जाता है, PQRS को इनकी भुजाओं के मध्य में लगा दिया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ क्या किया जाता है, एक विकर्ण जो आपको दिख रहा है AC के मध्य क्या करते हैं, एक विकर्ण जो दिख रहा है AC है ना, इस विकर्ण में क्या लगा देते हैं हम लोग, इस विकर्ण में लगा देते हैं क्या, एक सेल इस तरह से एक सेल लगा दिए और इसमें एक कुंजी लगा दी है। ठीक है, कुंजी, एक सेल और कुंजी इस तरह से लगा देते हैं, सेल E तथा कुंजी K1 इसमें लगा दिए। देखो आप लोगों को ये चित्र भी नहीं दिख रहा था, अब अच्छे से दिखेगा क्लियर। ठीक, तो कुंजी यह सेल E और कुंजी K1 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अब ये जो है AC तो बन गया, एक विकर्ण AC का काम हो गया। ठीक, अब देखो इधर समझो, दूसरा विकर्ण जो BD है उसके मध्य क्या लगाते हैं, तो BD में क्या करते हैं, धारामापी, BD के मध्य एक क्या कर देते हैं, धारामापी लगा देते हैं, धारामापी। ठीक है, एक धारामापी लगा दिया हम लोगों ने इस विकर्ण BD में। ध्यान रखना ये चित्र कुछ ऐसा बनेगा, ये विकर्ण है इस तरह से। ठीक है, धारामापी क्या लगा दिया हम लोगों ने, ये धारामापी G लगा दिया, और धारामापी G लगा दिया और यहाँ पे एक हम लोगों ने और कुंजी अटैच कर दिया, एक कुंजी
यहाँ पे एक कुंजी धारा मापी को संचालित करने के लिए, चालू बंद करने के लिए यहाँ पे कुंजी क्या है, K2 रख दिया। ठीक, यहाँ तक पूरा अरेंजमेंट समझ आया। इसको लिखना है आपको। अगर आप यहाँ पे अच्छे से बना रहे हो तो माना 4 प्रतिरोध PQRS हैं जिसे चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं के मध्य में जोड़ा गया है। उसके बाद क्या लिखोगे, ठीक है, विकर्ण AC के मध्य में एक सेल E तथा कुंजी K1 जोड़ा गया है तथा विकर्ण BD के साथ धारा मापी G तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। ठीक, अब आगे लिखना। आगे क्या लिखोगे, जब कुंजी K1 तथा K2 को दबाया जाता है या चालू किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो, तो परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित होती है। ध्यान से देखो, इस तरह से धारा प्रवाहित होगा। ये धारा क्या है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। I धारा ध्यान से देखो कैसे होगा, यहाँ आने के बाद ये क्योंकि 2 भाग में बढ़ जाएगा तो हम मान लेते हैं यहाँ आने के बाद ये I1 हो गया। अब ये आगे जा रहा था, यहाँ से भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक धारा का मान इधर आएगा, इसको कह दिया मैंने IG, और एक धारा का मान इधर जाएगा, इसको कह दिया मैंने I2। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, इस वाले प्रतिरोध में I2 धारा, और इधर जो धारा जा रहा है उसको क्या कह दिया मैंने, IG कह दिया। क्यों, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, धारा मापी में जा रहा है। ठीक, तो इधर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है, IG। इधर इसमें विकर्ण BD में IG धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब इधर जो एक धारा इधर भी बटा था तो इसको कह दिया क्या, I3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो I3 इधर से आ रहा था, IG इधर से आ रहा था, दोनों मिलके इधर जा रहे हैं, तो इसका मान जो आ गया वो कुछ और होगा। इसको हम लोगों ने कह दिया क्या, I4। तो इस तरह से धारा प्रवाहित होती है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ तक पूरा अरेंजमेंट बताने के बाद चित्रानुसार, है ना, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। मेन धारा क्या है, मुख्य धारा I है, I1 I2 I3 और I4 और IG में इस तरह से बढ़ जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पे एक डायग्राम बन जाएगा। ये है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, ये चित्र जो दिख रहा है व्हीटस्टोन सेतु। अब इसके लिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखना है आपको। ठीक, इतना करने के बाद अब चारों प्रतिरोध को P, Q, R तथा S को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि धारा मापी में जो बहने वाली धारा है उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति। तो संतुलन स्थिति में क्या होता है, याद रखना है यहाँ पे, संतुलन स्थिति में तो पूरा जो मैंने बोला, जो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया उसको आपको लिखना है, और लास्ट में फिर क्या लिखना है, संतुलन स्थिति में IG बराबर क्या होगा, 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत ही मुख्य रूप से आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि IG का मान संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर या धारामापी में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको किरचॉफ का नियम लगाना है। तो बिंदु D क्या है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु D पर, किस पे देखेंगे, बिंदु B पर और बिंदु D पर, दोनों पे देखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु B पर। तो बिंदु B पर कौन कौन सी धारा जा रही है, देखो ध्यान से। एक धारा इधर I1 जा रहा है बिंदु B पर, है ना, और IG धारा बाहर निकल रहा है, I2 भी धारा बाहर निकल रहा है। तो बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, तो प्रथम नियम को KCL कहते हैं और द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, KVL। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलो, प्रथम नियम को क्या कहेंगे, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। ठीक है, तो अभी हम लोग KCL लगा रहे हैं। तो बिंदु B पर प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ, ठीक है, प्रथम नियम बिंदु B पर। तो बिंदु B पर जो प्रथम नियम लग रहा है उसके हिसाब से I1 धनात्मक रहेगा, I2 बाहर निकल रहा है और IG भी बाहर निकल रहा है, तो माइनस I2 माइनस IG, इन सब का योग क्या होता है, 0। अब यहाँ से देखो IG का मान, क्योंकि IG बराबर क्या है, क्योंकि IG बराबर 0 है संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो I1 बराबर होगा किसके, I2 के। ध्यान रखना है इस बात का, कहाँ से हुआ, क्यों बराबर आया, समझ आया। ठीक, बिंदु B पर हम लोगों ने प्रथम नियम लगाया। इसी प्रकार क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट जो है बिंदु D पर भी यही काम करते हैं। बिंदु D पर प्रथम नियम से, यहाँ पे भी प्रथम नियम अप्लाई कर दो, फर्स्ट लॉ किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पे भी लगा दो। बिंदु D पर ध्यान से देखो, ये है बिंदु D पर कौन कौन सी धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, IG धारा आ रही है, जबकि I4 बाहर निकल रहा है। तो ऐसा लिखेंगे कि I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर होगा किसके, 0 के। तो आप लिख सकते हो, क्योंकि IG का मान क्या है, 0 है, तो आप I3 बराबर क्या लिख सकते हो, I4 लिख सकते हो।
इस तरह से ध्यान रखना है आपको। तो हमको हमारे पास दो इंपॉर्टेंट समीकरण आ गए, इसको दे दिया I1 बराबर है I2 के पहला समीकरण और I3 बराबर है I4 की, इसको दे दिया दूसरा समीकरण। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो गई, क्या क्या लिखना था, कैसे लिखना था, पूरा चीज़ हो गया क्लियर। अब देखो किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद जाल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो है बंद जाल सबसे दो बंद जाल दिख रहा है ABDA दिख रहा है क्या चित्र में, देखो ध्यान से। हाँ यहाँ देखो ABDA ये बंद जाल है, पहला बंद जाल, ये बंद जाल है, ये पहला बंद जाल है और ये दूसरा बंद जाल है इधर वाला। ठीक, तो पहले बंद जाल देख रहे हैं किसमें, ABDA में। इस बंद जाल में द्वितीय नियम से कौन सा नियम लगाएंगे, द्वितीय नियम। और यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद जाल में प्रवाहित धारा और उसका जो संगत प्रतिरोध है उनका गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। इनका गुणनफल का योग जो है बराबर होता है किसके, उस बंद जाल में जितना भी आपके पास विद्युत वाहक बल है उसके। ठीक है, तो ये तो नियम हम पहले से मैंने बता रखा है ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय नियम के हिसाब से हम लोग लगाएं तो I1 धारा किस में से प्रवाहित हो रहा है, IP से, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा P। ठीक, प्लस IG धारा, देखो I1 और IG का धारा का दिशा देखो, I1 इधर जा रहा था, IG इधर जा रहा है, तो धारा की दिशा समान है इसलिए क्या लिख दिया IG। और इसमें कौन से प्रतिरोध से ये जा रहा है, तो G प्रतिरोध से, तो IG इंटू G कर दिए। क्लियर। अब देखो ध्यान से, I1 इधर जा रहा था लेकिन इस बंद जाल में I3 इधर जा रहा है, मतलब इसकी दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए ऐसा लिखेंगे क्या, I3 इंटू R। और इन सब का योग किसके बराबर होगा, कुल विद्युत वाहक बल। यहाँ कोई विद्युत वाहक बल दिख रहा है क्या आपको, ये फर्स्ट बंद जाल में देखो, ये बंद जाल है, इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये बराबर हो गया 0। फिर से वही बात, चूंकि IG का मान क्या है, IG का मान जो है बराबर है किसके, 0 के, अतः हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1P बराबर होगा I3R के। ठीक, समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। I1P इज इक्वल टू I3R, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखते हैं दूसरा बंद जाल आपके पास और दिख रहा है, बंद जाल है ना। तो बंद जाल, एक और बंद जाल हमको दिख रहा है, देखो इधर ध्यान से डायग्राम पे देखो, बंद जाल हमको दिख रहा है क्या, कौन सा बंद जाल है, BCDB बंद जाल, BCDB में। इसमें हम लोग द्वितीय नियम यहाँ पे भी लगा देते हैं द्वितीय नियम से। ठीक है, द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम यहाँ लगाएंगे इस बंद जाल में। देखो तो किसकी दिशा जो है सेम है, जिसकी दिशा समान है ना उसको धनात्मक लिया करो। जैसे ये IG इधर आ रहा था और I4 भी इधर जा रहा था, दोनों की दिशा क्या है, समान, जबकि I2 की दिशा क्या है, विपरीत। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ध्यान से देखो, IG ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, I2 पहली बात तो I2 जो है इस दिशा में जा रहा है, तो I2 लिख देते हैं। चलो I2 किस में से जा रहा है, I2 इंटू Q। ठीक, माइनस IG का धारा क्या है, IG धारा जो बह रही है वो क्या है, विपरीत है, तो IG इंटू क्या हो जाएगा G। ये भी क्या है, ये और ये I2 की क्या है, विपरीत है, I4 भी विपरीत है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको माइनस I4 इंटू क्या हो जाएगा S। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब बराबर होंगे किसके, इसमें जितना भी विद्युत वाहक बल है उसके, तो विद्युत वाहक बल कितना है, 0 है। तो इस तरह से देखो, फिर से आप देखोगे IG का मान क्या है, 0 के बराबर। संतुलन की स्थिति में IG क्या होता है, 0 होता है, अतः यहाँ पे IG का मान 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा I2Q बराबर I4S। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 4। तो इस तरह से हमारे पास 4 समीकरण आएंगे, ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों समीकरण आपको देखो एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ मैं, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है अब आपको। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे आया, चारों समीकरण समझ आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को भाग देते हैं, समीकरण 3 भागित समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 को क्या कर देते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, समीकरण 3 और 4 को भाग दे देंगे तो I1P बटे क्या हो जाएगा, I2Q। ये बराबर होगा किसके, I3R बटे I4S के। ठीक, अब चूँकि देखो समीकरण 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से I1 और I2 बराबर है। समीकरण 1 में देखो I1 और I2 बराबर है, मतलब I1 और I2 दोनों बराबर थे, काट दिया हमने। और समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, I3 और I4 बराबर है, इसलिए भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, P बटे Q बराबर होगा किसके, R बटे S के। तो संतुलन के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, संतुलन के लिए आपको क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के देखें, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, P बटे Q बराबर होगा R बटे S के।
तो देखो ये इस तरह से ये जो होगा, ये जो संबंध आया वो क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो यही आवश्यक प्रतिबंध है अगर आपको ये व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन की स्थिति में रखना है तो पूरा क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप जो है, इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम को स्पष्ट करना था, प्रथम और द्वितीय नियम, और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु को संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगाना था। तो दोनों हम लोगों ने कर लिया। तो 2 प्रश्न हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखो ध्यान से। आपको प्रश्न क्रमांक 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पे। स्वच्छ एवं नामांकित रेखा चित्र की सहायता से जलकुंडली धारामापी की रचना, कार्य, सिद्धांत एवं सुग्रहिता की व्याख्या करना है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जलकुंडली धारामापी आखिर होता क्या है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली अल्पधारा को मापने हेतु ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की युक्ति है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत परिपथ में जो है कम से कम धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमको क्या क्या पूछा है इसमें, यही तो पहली बात नामांकित रेखा चित्र बनाना है। तो रेखा चित्र बनाते हैं। देखो आपको क्लियर यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, अच्छे से ये डायग्राम को आपको बनाना है। यहाँ एन एस क्या है, एक चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे दंड चुंबक लेना है, नाल चुंबक लेना है, नाल चुंबक लेना है। ठीक है, एन एस क्या है, नाल चुंबक है। यहाँ पे फॉस्फर ब्रांच की पत्ती लगी हुई है, एप। ठीक है, ये जो है मिरर है, एक दर्पण है, समतल वृत्ताकार दर्पण है। ठीक, यहाँ पे संयोजी पेंच लगा होता है T2, और यहाँ पे एक संयोजी पेंच लगा होता है T1। ठीक है, इस तरह से। तो T1 और T2 क्या है, संयोजी पेंच लगा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसका जो संबंध रहता है, 1 मिनट, T1 और T2 यहाँ पे लिखना, ये है T1 और T2, ये T1 और T2 संयोजी पेंच लगा होता है। ठीक है, और ये जो है फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से एक यहाँ पे जो प्लेट जैसा दिख रहा है, वो ये जो है एक आयताकार प्लेट है जो जिसे कुंडली कहते हैं, ए से दर्शाते हैं, और ये क्या है, कुंडली है। ठीक है, ये इसके साथ, इसके फॉस्फर ब्रांच की पत्ती के साथ ये लटका होता है, इस तरह से लटका रहता है, इसी के आधार पर ये लटका रहता है। और इस प्लेट में देखो, ये जो आपके पास क्या था, कुंडली था। ठीक है, तो कुंडली कैसे बनाते हैं, तो कुंडली में क्या करते हैं हम लोगों ने, एक एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है जिसमें तांबे के तार को लपेट कर इस कुंडली का निर्माण किया जाता है। इस कुंडली के बीचों बीच में आपको ये जो दिख रहा है, ये है क्या, एक क्रोड, जिसको मैं सी लिखा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या है, क्रोड है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें जो है, ये चित्र आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ कौन सा चीज़ क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। आप अच्छे से, जब भी एग्ज़ाम में आता है इस तरह से आप जो है लिख सकते हो, बहुत अच्छे से बता सकते हो। इस तरह से इसका नामांकित रेखा चित्र जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हमको क्या बोला है कि इसकी रचना कैसे हुई थी बतानी है। तो रचना को आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसका रचना हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम को देखते हुए इसको समझना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पूरा अच्छे से रचना को दर्शा दिया है कि इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है एनएस, जिसके इसके बीच में कुंडली होती है जो फॉस्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटका दी जाती है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग गेज से होता है। कुंडली तांबे के पृथककृत तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। इसके मध्य रिक्त स्थान पर नर्म लोहे का क्रूड सी होता है जो कुंडली को स्पर्श नहीं करता। पत्ती एप तथा स्प्रिंग एस का संबंध आधार में लगे संयोजक पेंच T1 और T2 से होता है। पत्ती एप में एक समतल वृत्ताकार दर्पण लगा होता है जिस पर प्रकाश डालकर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जा सकता है। यह पूरी व्यवस्था एक बंद बॉक्स में, ठीक है, ये जो पूरी व्यवस्था एक बंद बॉक्स के अंदर और रहती है या रखा जाता है। ये इसकी पूरी रचना है। तो आप रचना बहुत अच्छे से नोट कर लेना, इसको रचना को देख लेना, वीडियो को पॉज करके रोक लेना, वीडियो को पॉज करके रोक करके फिर आप जो है इस पूरी रचना को अच्छे से नोट कर सकते हो। डायग्राम भी आप बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो जलकुंडली धारामापी का जो वर्णन करना था, तो 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। तो नामांकित रेखा चित्र और दूसरा क्या है, रचना। अब देखते हैं इसके सिद्धांत के। कार्य सिद्धांत की बात करें तो कार्य सिद्धांत या इसका कार्य जो है, इस कार्य का सिद्धांत क्या है ये देखते हैं। तो यह युक्ति जो है, ये जलकुंडली धारामापी जो है इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि यदि किसी समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखी जाए तो इसमें एक धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है तथा इस बल आघूर्ण का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा धारा का मान होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, बल आघूर्ण होगा और ये विक्षेप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पर जो है बल आघूर्ण लगेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पे कुंडली लगा हुआ है ना ए, इस पर क्या लगेगा, जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे, ठीक, इस पर क्या लगेगा, एक
बल आघूर्ण लगेगा। तो इसी सिद्धांत पर काम करेंगे। बल आघूर्ण लगेगा मतलब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, तो यहाँ जो स्प्रिंग लगा है उसमें भी मरोड़ उत्पन्न होगा, ठीक है, और ये विक्षेप दर्शाएगा। बस इस तरह से इसका जो है कार्य सिद्धांत है, बहुत सिंपल इसका कार्य सिद्धांत है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया सभी लोगों को। एक आखिरी पॉइंट बचा है इसका, क्या है, सुग्राहिता। सुग्राहिता को देख लेते हैं। देखो लास्ट पॉइंट जो है सुग्राहिता, आखिर ये चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता है क्या, तो इसको समझते हैं। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप क्या हो, थीटा हो, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा, C/N/BA इंटू थीटा, ठीक। तो ये थीटा अपॉन आई, हमने कहा क्या, सुग्राहिता का ये फॉर्मूला बन गया। एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप, तो विक्षेप थीटा क्या है, विक्षेप धारा आई प्रवाहित करने पर विक्षेप थीटा होता है, तो थीटा बटे आई को क्या कहेंगे, सुग्राहिता कहेंगे, यही। और सुग्राहिता का सूत्र बन जाएगा थीटा बटे आई, तो बाकी ये इधर चले जाएगा, NBA अपॉन C हो जाएगा। तो थीटा बटे आई बराबर क्या मिला, NBA अपॉन C मिला। और यही थीटा बटे आई को ही क्या कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं, इसलिए एस से दर्शाते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे आई बराबर होगा किसके, NBA बटे C, जहाँ C क्या है, मरोड़ दृढ़ता है, मरोड़ दृढ़ता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरा अच्छे से आपको आंसर लिख लेना है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो 3 क्वेश्चन कवर हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आखिर देखते हैं, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर के मध्य अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर आपको लिखना है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मुख्य अंतर आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखो सबसे पहला अंतर देखते हैं, 2 कॉलम बना लेना बहुत अच्छे से। इस तरह से अगर आपको लिखते हो तो बहुत अच्छे से आंसर और पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका आंसर बहुत अच्छा होता है और इस तरह से लिखा जाता है जब भी आपको अंतर पूछा जाता है। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर 2 कॉलम बना लिए। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं, ये जो विद्युत वाहक बल है एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी सेल के दोनों ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है। ये एक तरह का विभवांतर है, लेकिन किसी सेल में कोई भी अगर हमारे पास विद्युत स्रोत है उसके लिए विद्युत वाहक बल जो है होता है, जो क्या होता है, अधिकतम विभवांतर होता है जब सेल क्या है, खुला परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो। ऐसा लिख लो, जब सेल खुले परिपथ में हो, ठीक। जबकि विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर जो होता है किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर होता है, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर होता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक। अब देखो विद्युत वाहक बल में दूसरा पॉइंट देखो, इस शब्दावली का उपयोग जो है विद्युत स्रोतों जैसे हो गया जनरेटर हो गया, हीटर हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए। कोई भी विद्युत स्रोत, सोर्स की बात करेंगे, जब सोर्स के लिए बात करेंगे तो वहाँ विद्युत वाहक बल यूज़ किया जाएगा वो शब्द, ठीक है। लेकिन विभवांतर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इस शब्दावली का उपयोग जो है किसी भी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य किया जाएगा। बस 2 बिंदुओं के मध्य यदि आप विभव में अंतर की बात करते हो तब विभवांतर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलो विद्युत वाहक बल में जो थर्ड अंतर यहाँ पे तीसरा दिख रहा है, तीसरा पॉइंट देखो, विद्युत परिपथ के भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। मेन पॉइंट यही है, क्योंकि विद्युत परिपथ के भंग होने नहीं होने से इस स्रोत को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्रोत तो रहेगा ही ना, ठीक। इसलिए क्या होगा, विद्युत परिपथ के भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहेगा विद्युत वाहक बल का, जबकि विद्युत परिपथ के भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसका, विभवांतर का। आते लास्ट अंतर में जो है, आखिरी अंतर जो है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। उसमें कितना प्रतिरोध लगा है, क्या प्रतिरोध लगा, उस पर जरा भी निर्भर नहीं करता, जबकि विभवांतर जो है 2 बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे और सही सटीक जो अंतर है मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया, सभी लोगों को समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी बनते हैं। तो आपको असाइनमेंट में ये हेल्प कराने के साथ साथ बोर्ड में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ठीक है। चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। फिजिक्स का जो आखिरी क्वेश्चन है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट के नियम तथा कूलाम के नियम की तुलना कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इसको देखते हैं, इसका आंसर कैसे। सबसे पहले हमको बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, बायोट और सवर्ट 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक गणना किया और एक व्यंजक उत्पन्न किया। ये व्यंजक क्या था और इसका नियम क्या था, ये हम लोग देखते हैं। तो बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो ये एक धारावाही चालक तार है जो क्या है, AB है, इसका एक अल्पांश ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया, DL, ठीक।
और इससे कुछ r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। तो धारावाही चालक के साथ ये जो P का कोण बना है वो कितना है, थीटा है मान लो। तब क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB का जो मान होगा ना वो क्या होगा, चालक में प्रवाहित धारा, जितनी भी धारा I प्रवाहित हो रहा है, धारा क्या हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होगा, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है पहला। तो ये जो हो जाएगा dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। इसको दे दिया समीकरण नंबर पहला। ठीक, दूसरा क्या होगा, चालक के अल्पांश कौन सा है, यहाँ पे dl, देखो dl चालक के अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, अर्थात आप ऐसा लिख सकते हो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, दूसरा समीकरण। ठीक, तीसरा क्या होता है, चालक तथा बिंदु के मध्य कोण, ये चालक है, ये चालक और ये बिंदु है, इसके बीच कोण कौन सा बना है, थीटा। तो चालक तथा बिंदु के मध्य कोण के ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हो गया तीसरा, 3 समीकरण हो गया, समझ आया। एक और जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का मान जो है वो ये बिंदु P की दूरी क्या होना है, r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये मिल जाएगा dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार आपको 4 समीकरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 समीकरण मिल गए। ठीक, अब क्या करो, चारों समीकरण क्योंकि क्या है, किसका मान है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का dB का। तो हम एक साथ लिखने पर देखो, चारों समीकरण को अगर हम लोग लिखते हैं एक साथ तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, r स्क्वायर के। तो ऐसा लिख सकते हैं, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पे बराबर लगाएंगे और एक नियतांक यूज़ करेंगे जिसको हम लोग क्या कह दिए, यहाँ k कह दिए। तो dB बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ऐसा ही पद्धति में जब बात करते हैं तो k का मान जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। तो हम लोग ऐसा ही पद्धति में अगर हम लिखेंगे dB का मान तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई k की जगह में। लेकिन CGS पद्धति की जब बात करते हैं, CGS पद्धति में तो k का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और k का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ dB का जो मान है वो इस तरह से हम लिखेंगे, आइडियल इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये बायो-सेवर्ट का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल वीडियो को पीछे करके, बैक करके या वीडियो पॉज करके उन चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने हर एक चीज़ों को क्लियर कट लिखा है, बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपने कोई नहीं लिख लिया, बायो-सेवर्ट के नियम तथा कूलॉम के नियम की तुलना करना है हमको। हमारा अगला काम है बायो-सेवर्ट के नियम और जो कूलॉम का जो नियम है उन दोनों का तुलना करना। तो तुलना करना इसका मतलब हम इनमें कुछ असमानताएं भी देखेंगे, भाई जो अंतर रहेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग समानताएं भी देखेंगे, कोई समानता भी पाया जाता है तो तुलना करेंगे, मतलब कुल मिला के इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो बायो-सेवर्ट के नियम में देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा, अगर हम लोग अंतर की बात करते हैं तो ये बायो-सेवर्ट का नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, जबकि कूलॉम का नियम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम में जो है वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा लेते हैं, जबकि इसमें क्या यूज़ करते हैं, आवेश, ठीक है। तो विद्युत धारा के लिए ये होता है, आवेश के लिए होता है। तो दूसरा जो अंतर है इस तरह से बना सकते हो आप, दूसरा अंतर जो है कि इस नियम में प्रयुक्त विद्युत धारा क्या है, एक सदिश राशि होता है, जबकि इस नियम में, कूलॉम के नियम में जो प्रयुक्त जो आवेश है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, ठीक। तीसरा देखें, तीसरा अंतर देखो समझना है बहुत आसानी से। आपने देखा होगा सूत्र या इसका क्या आया था, dB इज इक्वल टू आया था क्या, k इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आया था। तो यहाँ पे जो k का मान है वैसे यहाँ पे भी आता है। देखो कूलॉम के नियम से F इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, जो बल का मान होता है क्या होता है, k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो k का मान होता है, इन दोनों का जो k का मान है ना, उसका जो मान होता है, बस मैं मात्रात्मक अध्ययन कर रहा हूँ इसके, ठीक है। हम इसके यहाँ पे बिल्कुल भी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। मात्रात्मक अगर देखा जाए तो इसका मान जो है, यहाँ जो नियतांक होता है उसका मान होता है 10 की घात 60, जबकि यहाँ जो नियतांक प्रयुक्त होता है उसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्लियर, इस तरह से आप समझ सकते हो ऐसा ही पद्धति में। तो ये 3 तरह के अंतर जो है आप इनमें बता सकते हो। इसके साथ साथ इनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती है। जो सबसे पहला समानता ये है कि ये जो बायो-सेवर्ट का नियम जो है व्युत्क्रम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। देखो बिल्कुल यह नियम चालक तथा बिंदु के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही यहाँ पे भी होता है। यहाँ मैंने लिखा भी सूत्र, देखो यहाँ पे भी बटे में r का वर्ग आ रहा था और यहाँ पे भी बटे में r का वर्ग आ रहा था। तो ये क्या कह सकते हो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों, ये समानता पाई जाती है। दूसरा समानता ये भी है कि ये दोनों जो है
है अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों के मध्य गुणात्मक अध्ययन कर सकते हो। ठीक, उनको क्या पूछा था, इनकी तुलना करनी थी, तो तुलना हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया इसका, और समांतर तथा असमांतर दोनों को देखा। तो पूरी तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे असाइनमेंट में। मेरा यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य, एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि मैं बच्चों को हेल्प कर सकूँ, बच्चों को चीज़ों को समझा सकूँ, और बच्चे जो है बिल्कुल इसको कॉपी ना करें। एज इट इज़ कॉपी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से समझ करके आप जो है लिख करके अपने अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप जो है अच्छे से लिख करके एक्सप्लेन करके आप जो है एक असाइनमेंट बना सकते हो बहुत अच्छे से, और उसको सबमिट कर सकते हो। ओके, तो बिल्कुल भी इसका मैंने मिसयूज़ नहीं किया है। जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पहले भी बोला गया है, तो मैंने कोई भी मिसयूज़ नहीं किया। मैंने बस यहाँ पे ये काम किया है कि इस जो वीडियो को बनाया है उसके पीछे मेरा इंटेंशन यही है कि बच्चों को मैं हेल्प कर सकूं, और ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बच्चे जो है प्रिपेयर हो सकें। ठीक, तो लिखने के तरीके भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर सभी क्वेश्चन के आंसर भी बहुत अच्छे से जो मॉडल आंसर जैसा मैंने बना के रखा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी सभी स्टूडेंट को। ठीक, लास्ट में मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसे भी, जिसका नाम मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था, उसे भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जैसे ही मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया आपको अब तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। ठीक, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ठीक है, अभी वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है। मुझे भी टाइम अच्छे से मुझे भी प्रोवाइड नहीं होता, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन असाइनमेंट वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टर्म आते जाएंगे अभी तुम्हारे सबके लिए मैं बिल्कुल हेल्प आपको करूँगा। तो जुड़े रहना हमारे इस चैनल के साथ। बिल्कुल अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हर एक मीडियम में, हर एक माध्यम में आप जो है शेयर करो हमारी इस वीडियो को, और जितने भी अपने दोस्त हैं सब तक हमारी इस वीडियो को पहुँचाएं। छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यार्थियों तक हमारा यह वीडियो, हमारा यह चैनल जो है पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यह जो चैनल है पूरी तरह से आपको समर्पित है, आप जैसे स्टूडेंट को समर्पित है, तो आपको इतना काम तो करने बनता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसके साथ साथ अभी केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा बहुत जल्द। तो जुड़े रहना चैनल के साथ। ओके।